वेलकम टू संजीव स्टडीज़। आज हम कम्युनिकेशन नेटवर्क के पार्ट नंबर 9 की बात करेंगे। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे फ्लो कंट्रोल प्रोटोकॉल के रिगार्डिंग। तो फ्लो कंट्रोल प्रोटोकॉल टू टाइप्स का होता है। पहला होता है फॉर नॉइसलेस चैनल्स के लिए और दूसरा होता है फॉर नॉइजी चैनल्स के लिए, जिसमें नॉइस वगैरह से बिल्कुल खाली हो और एक विथ नॉइस चैनल्स हो, उनके लिए होते हैं। जो नॉइसनेस चैनल्स होते हैं तो उनके अंदर जो प्रोटोकॉल यूज होता है उसको हम बोलते हैं स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल्स। और जो प्रोटोकॉल्स नॉइस के साथ में यूज होते हैं वो यूज होते हैं स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल्स। और स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल्स 3 टाइप्स का होता है। स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल्स की बात फर्स्ट टाइप की बात करें तो हम पढ़ेंगे स्टॉप एंड वेट ARQ। सेकंड की हम बात करें तो हम पढ़ेंगे गो बैक एंड ARQ। और थर्ड टाइप होता है स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल का सेलेक्टिव रिपोर्ट ARQ। अब हम एक एक को डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल की। स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल्स कैसे काम करता है, उसकी क्या मैकेनिज्म है, उसके रिगार्डिंग हम डिटेल से जानेंगे यहाँ पे। सबसे फर्स्ट, इट वर्क अंडर द फॉलोइंग अजम्पशंस। ये अजम्पशंस के अंडर में वर्क करता है। सबसे फर्स्ट, कम्युनिकेशंस चैनल इज़ परफेक्ट। इसके लिए जो कम्युनिकेशंस का जो चैनल है वो परफेक्ट होना चाहिए, तभी स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल काम कर पाएगा। नो एरर अकर ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। जब आप ट्रांसमिशन डाटा को ट्रांसमिट कर रहे हो तो उसके दौरान किसी भी तरह की कोई एरर नहीं आनी चाहिए, वरना स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल्स वहीं रुक जाएगा। तो जब डाटा आप सेंड कर रहे हो तो एक साइड में सेंडर होता है, दूसरी साइड में रिसीवर होता है। यदि सेंडर कोई पैकेट को सेंड कर रहा है तो रिसीवर उसको रिसीव करेगा। उसके बाद में जैसे ही सेंडर ने पैकेट सेंड किया, रिसीवर ने उसे रिसीव किया, तो वो वापस वो उसको एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। और जैसे ही एक्नॉलेजमेंट सेंडर को मिलेगा उसके बाद में उसे नेक्स्ट पैकेट भेजा जाएगा। तो इस तरीके से स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल काम करता है। तो इसकी पहली कंडीशन तो हो गई कि जो डाटा ट्रांसमिट कर रहे हो उसमें किसी भी तरीके की कोई एरर नहीं आनी चाहिए। यदि उसके अंदर कोई एरर शो करेगा तो स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल काम नहीं करेगा। जो चैनल जो सेंडर और रिसीवर के बीच में जो चैनल काम कर रहा है डाटा ट्रांसमिट का, वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए। इसकी 2 कंडीशंस हैं। और जैसे ही भेजा, एक्नॉलेजमेंट मिला दोनों साइड, तो वो परफेक्ट कंप्लीट हुआ। तो इसको स्टॉप एंड वेट इसीलिए कहते हैं, जैसे कि सेंडर ने पैकेट को यहाँ से सेंड कर दिया और वो तब तक स्टॉप रहेगा जब तक उसे एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल जाता। तो इसने पैकेट सेंड किया और ये अब क्या करेगा, स्टॉप रहेगा और वेट करता रहेगा कि एक्नॉलेजमेंट आए।
जैसे रिसीवर ने रिसीव किया, उसने एक्नॉलेजमेंट सेंड किया और सेंडर ने वापस उसे रिसीव किया एक्नॉलेजमेंट, तभी वो नेक्स्ट पैकेट को सेंड करेगा। तो इसलिए इसको स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल कहते हैं। अब वर्किंग में यही चीज़ बताई हुई है। द वर्किंग ऑफ द स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में बी एक्सप्लेन्ड एज सेंडर सेंड ए डेटा पैकेट टू द रिसीवर। तो सेंडर क्या करेगा, सेंड करेगा डेटा पैकेट को रिसीवर के लिए। उसके बाद में सेंडर स्टॉप एंड वेट फॉर एक्नॉलेजमेंट फॉर द सेंड पैकेट फ्रॉम द रिसीवर। और सेंडर क्या करेगा, स्टॉप एंड वेट करेगा एक्नॉलेजमेंट के लिए जो सेंड पैकेट को सेंड किया उसने रिसीवर की साइड। रिसीवर रिसीव द एंड प्रोसेस द डेटा पैकेट। रिसीवर ने रिसीव करेगा डेटा पैकेट को और उसको आगे प्रोसेस करेगा। रिसीवर सेंड एन एक्नॉलेजमेंट टू द सेंडर। और रिसीवर जैसे उसको रिसीव करेगा पैकेट को, तो वो क्या कर देगा, एक्नॉलेजमेंट को सेंड कर देगा सेंडर की साइड में। आफ्टर रिसीविंग द एक्नॉलेजमेंट सेंडर सेंड द नेक्स्ट डेटा पैकेट टू द रिसीवर। और जैसे ही एक्नॉलेजमेंट सेंडर को मिलेगा तो वो नेक्स्ट पैकेट को सेंड करेगा। अगर एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं होती है तो सेंडर इनफाइनाइट टाइम के लिए वेट करेगा। और जब तक एक्नॉलेजमेंट उसे नहीं रिसीव होगी तो वो वेट करता रहेगा। वो इनफाइनाइट टाइम के लिए उसके लिए वेट करता रहेगा। उसके बाद में इसकी यदि हम एफिशिएंसी को चेक करें तो एफिशिएंसी निकालनी हो तो आपको ट्रांसमिशन डिले ऑफ पैकेट पता करते हैं और उसके और डिवाइड करते हैं ट्रांसमिशंस डिले पैकेट +2 इंटू प्रोपोगेशन डिले। तो यदि चैनल की एफिशिएंसी को आपको फाइंड आउट करना है तो जो ट्रांसमिशन डिले है उसको ट्रांसमिशन प्रोपोगेशन डिले से डिवाइड करोगे तो एफिशिएंसी का आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ पे ए का मान हो गया जो प्रोपोगेशन डिले बटा ट्रांसमिशन डिले से डिवाइड कर दोगे। यदि आप इसको इससे डिवाइड कर दोगे नीचे ला के ट्रांसमिशन डिले को और इससे, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा एफिशिएंसी ऊपर 1 हो गया +1+2 इंटू प्रोपोगेशन डिले बाई ट्रांसमिशन डिले। तो ये इसको ए से डिवाइड, इसको ए मान लिया। तो एफिशिएंसी का ये फॉर्मूला होगा ताकि सॉल्व करने में आसान रहे। अब इसी पे हम एग्जांपल करके देखते हैं। इफ़ द बैंडविड्थ ऑफ द लाइन इज़ 1.5 Mbps RTD in the 45 millisecond and the packet size is 1 KB, then find the link utilizations in stop and wait। तो हमको स्टॉप एंड वेट के अंदर लिंक यूटिलाइजेशंस का पता करना है। तो इसके लिए जैसे सेंडर ने पैकेट को सेंड किया, रिसीवर ने रिसीव किया और उसका एक्नॉलेजमेंट भेजा, तो ये जो टाइम लगा पैकेट को सेंड करने में और एक्नॉलेजमेंट को रिसीव करने में, तो इसका हम बोलते हैं RT। अब इसके अंदर हमें बैंडविड्थ दी हुई है, जो हम पैकेट भेज रहे हैं उसकी बैंडविड्थ है 1.5 Mbps। पैकेट की जो साइज़ है, जो फ्रीक्वेंसी बैंड है उसकी 1 Mbps की, 1.5 Mbps की। जो पैकेट हमने भेजा उसकी साइज़ है 1 किलोबाइट की। तो सबसे फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे ट्रांसमिशन डिले, और ट्रांसमिशन डिले करने के लिए पैकेट साइज़ को, ट्रांसमिशन डिले को टी से रिप्रेजेंट करते हैं और जिसको पैकेट साइज़ को बैंडविड्थ से डिवाइड कर देंगे तो हमें ट्रांसमिशन डिले पता लग जाएगा। पैकेट की साइज़ हमको दी है 1 किलोबाइट
और इसके बाद ये बैंडविड्थ साइज़ हमको दे रखी है 1.5 Mbps। तो आप क्या करोगे, किलोबाइट्स को बाय बिट्स के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे हम, और Mbps को हम बिट्स पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। तो MB को हम बिट्स पर सेकंड में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁶ आ जाएगा, और किलोबाइट को हम उसके अंदर बिट्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो 2⁻10 × 8 आ जाएगा। और जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ट्रांसमिशन डिले का जो वैल्यू आएगी हमारे पास में वो 5.461 मिली सेकेंड आ जाएगी। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे प्रोपगेशन डिले, जिसको हम TP से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके अंदर हमें ज़रूरत पड़ेगी RTT की, जिसको हम बोलते हैं राउंड ट्रिप टाइम्स। उसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो हमें प्रोपगेशन डिले का पता लग जाएगा। तो हमें RTT की वैल्यू दे रखी है 45 मिली सेकेंड। उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22.5 मिली सेकेंड हमारे पास में प्रोपगेशन डिले आ जाएगा। अब हम फाइंड आउट करेंगे A की वैल्यू TP डिवाइड बाई TT। तो 22.5 डिवाइड बाई 5.461 से, तो इसकी वैल्यू आ गई 4.1 मिली सेकेंड। तो हमें उसकी वैल्यू मिल चुकी है। अब A की वैल्यू मिल चुकी है। अब हमको रखना उस फॉर्मूले के अंदर एफिशिएंसी वाले के अंदर। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है N = 1 + 2A। अब यहाँ पे A की वैल्यू हमने पुटअप कर दी यहाँ से जो निकाली थी, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ गई 0.108, जिसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो एफिशिएंसी 10.8% आ जाएगी। तो इस तरीके से किसी भी चैनल की हम एफिशिएंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल के तहत में। नेक्स्ट जो प्रोटोकॉल हम पढ़ेंगे, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल की मैकेनिज्म को हम समझने की कोशिश करते हैं। इट अलाउज द सेंडर टू सेंड मल्टीपल फ्रेम्स बिफोर नीडिंग द एक्नॉलेजमेंट। तो जो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल्स होता है तो उसके अंदर जो सेंडर होता है वो मल्टीपल फ्रेम्स सेंड करता है, उसको एक्नॉलेजमेंट से पहले ही उसको मल्टीपल फ्रेम सेंड कर देता है। सेंडर स्लाइड इट्स विंडो ऑन रिसीविंग द एक्नॉलेजमेंट, और सेंडर स्लाइड्स क्या करेगा, जो रिसीव करेगा एक्नॉलेजमेंट को फॉर द सेंड फ्रेम्स। जो फ्रेम उसने सेंड किए हैं उसके लिए वो एक्नॉलेजमेंट बाद में रिसीव करेगा। दिस अलाउज द सेंडर टू सेंड मोर फ्रेम्स, और ये अलाउ करता है सेंडर को मोर फ्रेम्स सेंड करने के लिए। इट इज़ कॉल्ड बिकॉज इट इन्वॉल्व स्लाइडिंग ऑफ सेंडर विंडोज। इसके अंदर क्या होता है कि जो स्लाइडिंग होते हैं सेंडर्स की विंडो होती है वो इंक्लूड होती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रेम्स दैट सेंडर कैन सेंड विदाउट एक्नॉलेजमेंट इक्वल्स टू कॉल्ड सेंडर विंडो साइज। जो मैक्सिमम फ्रेम्स होती हैं जो सेंडर सेंड करता है एक साथ में विदाउट एक्नॉलेजमेंट की, वही सेंडर विंडो साइज कहलाती है। इसके अंदर कि जैसे कि स्टॉप एंड वेट के अंदर क्या किया उसने, कोई एक भेजा और वो तब तक वेट करता रहेगा। इसके अंदर क्या करेगा, एक साथ मल्टीपल भेजेगा और उनके एक्नॉलेजमेंट उसे आते रहेगी। यदि इसको हम उससे समझने की कोशिश करें स्ट्रक्चर से, तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल्स दो तरीके से होता है। पहला गो बैक एंड प्रोटोकॉल यूज़ करके, और दूसरा सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल यूज़ करके। अब दोनों से हम समझने की कोशिश करेंगे इसको। सबसे फर्स्ट एक साइड सेंडर हो गया, दूसरी साइड रिसीवर हो गए, इनके बीच में ये बैंड हो गया। सबसे फर्स्ट सेंडर ने डेटा का पहला पैकेट भेजा, डेटा 0, डेटा 1,
डेटा 2, डेटा 3, डेटा 4। इसने लगभग 5 डेटा पैकेट एक साथ भेजे। ठीक है, हम समझने के लिए कर रहे हैं। अब डेटा 0 इसे रिसीव हो गया, डेटा 1 इसे रिसीव हो गया और डेटा 2 उसने नहीं अभी तक रिसीव नहीं किया। तो ये क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट भेजेगा इसका और इसको कि इसको दोबारा से रीट्रांसमिट करो। और उसकी यदि उसने डेटा 3 रिसीव कर लिया, डेटा 4 भी पहुंच गए, तो उन दोनों को क्या कर देगा, ये डिस्कार्ड कर देगा, ये उन्हें अलाउ नहीं करेगा। जैसे ही ये डैमेज हो गया, इसने क्या किया इसको कि वापस जाओ, गो बैक एंड प्रोटोकॉल्स कि 2 तो उसके पास में आगे कन्फर्म, एक ने बीच में डैमेज किया तो उसके आगे वाले सब के सब डिस्कार्ड हो जाएंगे। और डेटा 2 को इसने वापस सेंड किया, डेटा 3 को किया, डेटा 4 को किया। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा इसके अंदर। तो इसके अंदर जो गो बैक एंड प्रोसेस होता है प्रोटोकॉल्स का, तो उसके अंदर आपको ध्यान में रखना जो सेंटर विंडो की साइज़ होगी वो n होगी कि n टाइम्स आप भेज सकते हो उसके अंदर। रिसीवर जो विंडो की विंडो साइज इज ऑलवेज 1 ओनली वैल्यू 4 है। तो जो सेंडर है यहाँ पे जैसे मैंने 5 लिए, तो ये 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, जितना उसकी साइज़ डिपेंड करता है। आप 10 का बनाते हो, 2 का बनाते हो, 7 का बनाते हो, 17 का बनाते हो या 25 का बनाते हो। तो यहाँ पे जैसे मैंने भेजा था तो इसकी जो सेंडर की साइज़ होगी n होगी, लेकिन रिसीवर की साइज़ 1 इसलिए होगी, पहले उसने एक रिसीव किया, फिर दूसरा रिसीव करेगा, और जैसे ही तीसरा डैमेज हुआ अब वो आगे नहीं रिसीव करेगा। ये पहुंच भी जाएंगे पूरे तो इन्हें डिस्कार्ड कर देगा, क्योंकि उसकी साइज़ एक की है और उसमें रेगुलरिटी से चलने चाहिए। एक ने डैमेज किया, वो एक्नॉलेजमेंट भेज देगा, ये डैमेज हो गया, आप दोबारा से रिट्रांसमिट करें। तो इसलिए जो विंडो साइज़ है सेंटर की वो n होगी और रिसीवर की विंडो साइज़ 1 होगी। Example in go back 10, sender window size will be 10 and the receiver window size will be 1। यदि गो बैक n की वैल्यू 10 दे रखी है तो आप समझ जाना कि जो सेंडर की विंडो साइज़ है वो कितनी है, 10 है, और रिसीवर की हमेशा विंडो साइज 1 होती ही है इसके अंदर। गो बैक एंड यूज cumulative acknowledgement for all the frames that are acknowledged at the moment। और गो बैक एंड जो cumulative acknowledgement होगा फ्रेम्स के लिए, तो उसके अंदर जो एक्नॉलेजमेंट होगा मोमेंटम्स का वो ऑल फ्रेम्स के अननॉलेज्ड होगा। क्या मतलब कि जो फ्रेम डैमेज होगी उसी का पता लगेगा, बाकी मतलब कि पहुंच चुके हैं। रिसीवर मेंटेन एन एक्नॉलेजमेंट टाइमर्स, और रिसीवर जो होता है वो मेंटेन करता है एक्नॉलेजमेंट के टाइम्स को। गो बैक एंड डज नॉट एक्सेप्ट द करप्टेड फ्रेम्स आउट ऑफ ऑर्डर फ्रेम्स एंड साइलेंटली डिस्कार्ड देम्स। अब ये कह रहा है कि जो करप्ट फ्रेम्स पहुँचेगी, जैसे कोई डेटा 2 था यहाँ पे, वो करप्ट हो गए, यहाँ से भेजते टाइम पे डैमेज हो गया, करप्ट हो गया, अब वो पहुँच भी गया लेकिन करप्टेड पहुँचा, तो उसको क्या कर दिया इसने, डिस्कार्ड कर दिया। और तब इसने इसका एक्नॉलेजमेंट भेजा 2, मतलब कि आप डेटा 2 को वापस भेजो। और उसके बाद आगे 3 और 4 पहुँचे, उसको उसने क्या करा, साइलेंटली डिस्कार्ड कर दिया, उन्हें उसने एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि वो आउट ऑफ फ्रेम हो गया। उसका जो रेगुलरिटी का जो सीक्वेंस था वो ब्रेक हो गया और उसने इसलिए से डिस्कार्ड कर दिया। गो बैक एंड में अगर किसी फ्रेम का एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है तो यहाँ सेंडर में अज्यूम करता है कि जिस फ्रेम का एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला है वह उसके बाद वाले सभी फ्रेम्स को रिसीवर ने डिस्कार्ड कर दिया है। एम सेंडर विंडो के सभी एक्नॉलेजमेंट एन फ्रेम को रीट्रांसमिट कर देगा। तो यही बता रहा है कि जिसका उसे
एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला, सपोज करो कि 3 का नहीं मिला, 4 का नहीं मिला, लेकिन 2 का ही मिला, तो उसने क्या किया, उसके बाद वाली सब फ्रेम्स को दोबारा से भेजा है उसने। तो सेंडर ये सोच लेता है कि वहाँ कहीं प्रॉब्लम है, इस वजह से नहीं पहुँच रहे हैं, तो वहाँ विंडो साइज ओनली 1 है, इस वजह से उसने वापस दोबारा से एन फ्रेम्स को रिट्रांसमिट करेगा। तो ये प्रोसेस था गो बैक एन के अंदर। अब सेकंड हम पढ़ेंगे स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल्स का, सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल्स कि ये किस तरीके से काम करेगा। तो इसके अंदर किस तरीके से काम करेगा, जैसे सेंडर से रिसीवर से, तो इसमें जो डाटा है फ्रेम्स के फॉर्मेट में जाएगा। तो डेटा को हमने भेज दिया फर्स्ट फ्रेम, पहले फ्रेम 0 को भेजा, इसने रिसीव कर लिया, उसके बाद में इसने फ्रेम 1 को भेजा और फ्रेम 1 को भेजा और ये इसके पहुंच गई, पर लेकिन इसने एक्नॉलेजमेंट भेजा 2 का, तो फ्रेम 2 भेजी, फ्रेम 1 रिसीव होगी, उसके बाद में इसने फ्रेम 2 भेज रहा है और उसका क्या हुआ कि वो लॉस्ट हो गई, भेज रहा है फ्रेम 2 भेजी, उसने लॉस्ट हो गई, तो ये क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट भेजेगा फ्रेम 2 के लिए, तो ये रीट्रांसमिट करेगा फ्रेम 2 को, और ये दोनों इसके बफर में रहेंगे, इनको दोबारा भेजने की ज़रूरत नहीं है, और ये सिर्फ फ्रेम 2 को भेजेगा। इसने एक साथ में 3 फ्रेम भेजी, फ्रेम 0, फ्रेम 1, फ्रेम 2 भेजी, फ्रेम 0 रिसीव हो गई, फ्रेम 1 भी रिसीव हो गई, फ्रेम 2 भेजते टाइम पे वो लॉस्ट हो गई, तो ये क्या करेगा, 2 रिसीव हो गई और फ्रेम 2 इसे रिसीव नहीं हुई, तो क्या करेगा, उसका एक्नॉलेजमेंट भेज देगा कि फ्रेम 2 अभी तक रिसीव नहीं हुई है, तो उसमें क्या करेगा, फ्रेम 2 को भी वो फिर दोबारा से रीट्रांसमिट करके देगा, और तब तक ये जो पहुंची हैं उसके पास में बफर में रहेंगे, उनको दोबारा से भेजने की ज़रूरत नहीं है, जो सिर्फ करेक्ट हुई है, जो रिसीव नहीं हुई है, लॉस्ट हुई है, उसी का ही एक्नॉलेजमेंट आएगा। तो इसलिए इसको हम सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल्स बोलते हैं, कि जो आप जो सेलेक्ट करो कि कौन सा एक्नॉलेजमेंट नहीं है, उसी को भेजो। गो बैक एंड के अंदर क्या होता है कि जैसे डेटा भेज रहे हैं 2 भेजा है, तो वहाँ तो क्या होता है कि उसके नीचे के जो फ्रेम डेटा पैकेट होते हैं वो सब के सब करप्ट डिस्कार्ड हो जाते हैं। यहाँ पे उसको बफर मेमोरी के अंदर वो सेव रखता है और उसके बाद में उसको आगे अप्लाई करता है। तो इसके अंदर जो सब इन सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल्स एन बिट आर अवेलेबल्स फॉर सीक्वेंस नंबर, देन विंडो साइज हम फाइंड आउट करें, तो इसका सेलेक्टिव रिपीट का विंडो साइज आपको पता होना चाहिए। जो सेंडर और रिसीवर्स होते हैं दोनों की विंडो साइज सेम होती है इसके अंदर। तो 2 की पावर n भेजा जा सकता है, उसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो 2 की पावर n-1 सेंडर और रिसीवर दोनों की विंडो साइज होती है। तो आपको ध्यान में रखना जो सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल्स होता है उसके अंदर जो सेंडर और रिसीवर्स होता है उसकी जो विंडो साइज होती है वो कितनी होती है, 2 की पावर n-1 होती है। सेंडर एवं रिसीवर दोनों की विंडो साइज सेम होगी। आपको सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल्स में ध्यान में रखना है कि जो सेंडर्स और रिसीवर्स होंगी तो उसमें विंडो की साइज सेम होगी और वो कितनी होगी, 2 की पावर n-1 होगी या 2 की पावर n डिवाइडेड बाई 2 होगी। सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल में अगर कोई फ्रेम सीक्वेंस ऑर्डर में नहीं आता है तो उसे विंडो बफर में स्टोर करके रखता है। जैसे हमने कोई फ्रेम सेंड की और वो बीच में करप्ट होगी तो जितनी उसे रिसीव होगी वो उसके बफर में रहेगी और बाकी जो लॉस्ट हुई है या डैमेज हुई है उसका वो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा और वो उसे दोबारा से मिल जाएगी।
इसमें रिसीविंग साइड लिंक लिस्ट यूज होती है, जिसे स्टार्ट करके फ्रेम को ऑर्डर कर सकते हैं। तो जो रिसीविंग साइड लिंक लिस्ट यूज हो रही है, इसके अंदर उसको सॉर्ट करके फ्रेम को ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि रिसीविंग साइड में लिंक लिस्ट आता है, डेटा का टाइप्स आता है, उसके अंदर क्या करते हैं वो जोड़ देते हैं इनको फ्रेम्स को, तो वो सॉर्ट करके क्या कर देगा, ऑर्डर कर देगा इनको। इनमें सिलेक्टेड फ्रेम को रीट्रांसमिट करने के लिए सर्चिंग एल्गोरिदम यूज होती है, और जो लॉस्ट हुई है उसको वो फाइंड आउट करेगा सर्च एल्गोरिदम की मदद से, और उसको दोबारा रीट्रांसमिट करने के लिए कहेगा। इन सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल वर्किंग प्रिंसिपल्स, receiver does not reject the out of order frames। तो सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल्स की वर्किंग प्रिंसिपल को हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे क्या होगा, जो रिसीवर्स होगा डज नॉट रिजेक्ट करेगा जो आउट ऑफ ऑर्डर फ्रेम्स होंगे। तो जैसे कि ओनली टू यहाँ पे लॉस्ट हुई थी, जो पीछे का जो डायग्राम हमने देखा था, और इसके आगे यदि फ्रेम नंबर 3, 4 भेजी जाती तो वो भी क्या होती, यहाँ पे जैसे उसके आगे और फ्रेम्स होती, फ्रेम 3, फ्रेम 4 होती, वो उसके बफर में सेव होती रहती। जो लॉस्ट हुई है बस उसी का उसके अंदर एक्नॉलेजमेंट जाएगा, बाकी उसके उसमें सेव रहेंगे। तो यही इसके अंदर बता रहा है कि जो रिसीवर डज नॉट रिजेक्ट आउट ऑफ ऑर्डर फ्रेम्स, कि आउट ऑफ ऑर्डर फ्रेम्स भी आ गई 5, 6, 7 जो भी उसे मिल गई, वो उसे बफर में सेव कर लेगा उसे रिजेक्ट नहीं करेगा वो। जबकि गो बैक एंड के अंदर क्या कर देता है, उससे आगे की जो फ्रेम्स होते हैं उनको जो डेटा पैकेट्स होते हैं उनको वो रिजेक्ट कर देता है। रिसीवर एक्सेप्ट द आउट ऑफ ऑर्डर फ्रेम्स एंड सॉर्ट देम लेटर। तो इसने क्या किया कि जो अभी यहाँ पे उसने एक्सेप्ट किए हैं उन्हें एक्सेप्ट करेगा आउट ऑफ ऑर्डर फ्रेम्स को, और जो सॉर्ट एल्गोरिदम्स होगा उसका यूज करके उन्हें सॉर्ट कर देगा। That's only the missing frame sender performs searching and the find the missing frames। और सर्च एल्गोरिदम्स के मदद से वो फ्रेम्स को क्या कर लेगा, सेटअप कर लेगा। देन सेंडर सेलेक्टिवली रिपीट द फ्रेम्स, और उससे क्या करेगा, सेंडर सेलेक्टिवली रिपीट करेगा फ्रेम्स को। इसलिए इसको हम सेलेक्ट एंड रिपीट प्रोटोकॉल भी बोलते हैं, कि उसने पहले सेलेक्ट किया कि कौन सी फ्रेम उसे नहीं मिली और उसका एक्नॉलेजमेंट भेजा, और वो ही ओनली रिपीट होगी, तभी इस प्रोटोकॉल का नाम होगा सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल्स। दैट्स ओनली द सेलेक्टेड फ्रेम्स इज रिपीटेड एंड नॉट द इंटायर विंडो। तो इसमें ये बात करेगी ओनली सेलेक्टेड फ्रेम्स रिपीट होगी, ना कि इंटायर जो विंडो होगा वो रिपीट होगा। दैट इज़ वाई द प्रोटोकॉल हैज़ बीन नेम्ड एज सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल। इसलिए इसका नाम सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल्स है, कि इसने पर्टिकुलर को सेलेक्ट किया और उसी को रिपीट किया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, कि इंटरनेट प्रोटोकॉल जैसे आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 की हम बात करेंगे, उसको हम डिटेल से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे इसके अंदर। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 की। इंटरनेट प्रोटोकॉल इज़ रेस्पॉन्सिबल टू डिलीवर द डेटा पैकेट फ्रॉम द सोर्स होस्ट टू डेस्टिनेशन होस्ट। जो इंटरनेट प्रोटोकॉल्स होता है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, डेटा को डिलीवर करने के लिए, जो सेंडर साइड से रिसीवर साइड तक। जो सेंडर साइड हो गई वो सोर्स होस्ट बोलते हैं, और रिसीवर साइड को हम डेस्टिनेशन होस्ट बोलते हैं। आईपी वर्जन 4 इज
कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल फॉर यूज वन पैकेट स्विचेस नेटवर्क। आईपी वर्जन 4 होता है वो कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल पे काम करता है और इसमें ऑन पैकेट स्विच नेटवर्क्स पे काम करता है। तो सबसे फर्स्ट आईपी वर्जन 4 का हम वो समझते हैं स्ट्रक्चर। तो वो किसके क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके अंदर। जो आईपी वर्जन 4 होता है वो 32 बिट का होता है, पहले तो आपको ध्यान में रखना। 32 बिट का होता है, तो 16 बिट सोर्स और 16 बिट डेस्टिनेशन सोर्स में डिवाइड हो गए। अब उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। तो आपको जैसे 4th बिट हो गए वर्जन के लिए यूज होंगे, जिस 4th बिट के अंदर ओनली वर्जन की जानकारी होगी। हेडर लेंथ होगी 4th बिट के अंदर, और टाइप ऑफ सर्विस में 8 बिट यूज़ होगा, और बाकी बचे टोटल लेंथ इसकी 16 बिट यूज़ होगी। आइडेंटिफिकेशंस में 16 बिट यूज़ होंगी, फ्लैग्स में 3 बिट्स यूज़ हो रही हैं, और फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट के अंदर 13 बिट्स यूज हो रही हैं। थर्ड के अंदर टाइम टू लाइव 8 बिट यूज होंगे, प्रोटोकॉल्स के लिए 8 बिट यूज होंगी। हेडर चेक सब में 16 बिट यूज होंगे। उसके बाद में सोर्स आईपी एड्रेस में 32 बिट यूज होंगे। डेस्टिनेशंस आईपी एड्रेस के अंदर फिर से 32 बिट यूज होंगी, और ऑप्शंस के अंदर 0 to 40 बाइट्स यूज होंगे। अब ये जो इतना प्रोसेस बना है इसका यहाँ से इसके बाद इसके साथ में डेटा भेजा जाएगा। 1 मिनट आप लोग सबसे फर्स्ट एक एक हम डिटेल की से बात करेंगे। फर्स्ट हम बात करेंगे वर्जन की। इट्स वैल्यू इज 0100। The version is 4th bit field that indicate the IP version used. यदि जो वर्जन के साथ में जो वैल्यू यूज़ हो रही है तो वो ये दर्शाती है कि कौन सा वर्जन यूज हुआ है। जैसे 4th बिट की फील्ड यूज़ हो रही है तो क्या इंडिकेट करती है कि आईपी का कौन सा वर्जन इसके साथ यूज़ हुआ है। ओनली आईपी वर्जन 4 यूज uses the above header, so the field always contain the decimal value 4. यदि 4 बिट यूज़ हो रही है तो ये बताएगा कि कौन सा वर्जन उसका यूज़ किया जा रहा है। तो आईपी वर्जन 4th का है तो उसका कौन सा वर्जन इसमें यूज़ किया जा रहा है। हेडर लेंथ क्या चीज़ होती है। हेडर लेंथ इज 4th बिट फील्ड दैट कंटेन द लेंथ ऑफ आईपी हेडर्स। जो आईपी का जो हेडर्स होता है उसकी कितनी लेंथ होती है उसको उसके अंदर 4th बिट यूज़ किए जाते हैं। तो वो आईपी का हेडर को जो लेंथ होती है उसको सेव करता है इसके अंदर। इट हेल्प इन द नोइंग फ्रॉम वेयर द एक्चुअल डेटा बिगिंस। तो ये हमें ये जानने में मदद करता है कि डेटा कहाँ से शुरू हुआ है। जैसे आईपी का हेडर्स है तो वो 20 बाइट से लेके 60 बाइट के बीच में होता है। तो ये पूरा हेडर्स था। ऑप्शन है, और अभी जो मैं ये पूरा बता रहा था आपको, ऑप्शन हो गया, डेस्टिनेशन, सोर्स, ये सब चीज़ें आ गई। डेटा आ गया यहाँ पे आएगा। ये पूरा ऊपर वाला प्रोसेस उसका हेडर्स की
कि क्या क्या जाएगा उसके अंदर, वो सब डिटेल्स होंगी वो हेडर लेंथ के अंदर होंगी। तो उसके जो आईपी हेडर्स होता है उसकी लेंथ होती है 20 बाइट से लेके 60 बाइट के बीच में। द इनिशियल 5 रो ऑफ द आईपी हेडर ऑलवेज यूज्ड, जो ऊपर वाली 5 रो होगी तो ध्यान में रखना, ये फर्स्ट रो हो गई, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यहाँ तक कि ये कंपलसरी वाला पार्ट है इसका, कि कोई भी डेटा पैकेट जाएगा उसके साथ में ये आईपी वर्जन 4 में जाएंगी ये पूरी डिटेल। इसलिए तो मिनिमम लेंथ ऑफ आईपी एड्रेस हो जाएगी 5x4, क्योंकि ये 4 बाइट का होता है 32 बिट, तो 4 बाइट से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 बाइट्स का उसका आईपी एड्रेस मिनिमम होगा। और ऑप्शंस होगा उसका 40 बाइट्स का, तो इससे उसकी लेंथ बन जाएगी 60 बाइट्स तक, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन 0 से 40 बाइट्स का और ऐड होगा, क्योंकि ये कम ज़्यादा हो सकता है, तो इसलिए इसकी रेंज डिसाइड हो गई 20 से लेके 60 बाइट्स के बीच में। द साइज ऑफ द 6th रो रिप्रेजेंटिंग द ऑप्शन फील्ड वेरीज, तो ये कह रहा है कि ऑप्शंस होते हैं वो फील्ड पे वेरी करते हैं, कि ये कम ज़्यादा हो सकते हैं। जो 6th रो के अंदर ऑप्शंस लिखा हुआ है जो 0 से 40 बाइट्स के बीच में। द साइज ऑफ ऑप्शन फील्ड कैन गो अप टू 40 बाइट्स, तो ये मैक्सिमम 40 बाइट्स तक जा सकती है, तो इसलिए मैक्सिमम लेंथ ऑफ आईपी एड्रेस हो जाएगी 20 + 40 60 बाइट। तो मिनिमम होती है आईपी एड्रेस 20 बाइट्स और मैक्सिमम होती है उसकी 60 बाइट्स। तो एक रेंज आपको पता लग गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्केलिंग फैक्टर्स। तो जो हेडर्स लेंथ इस तक कितनी होती है, 4 बिट फील्ड होती है। सो द रेंज ऑफ डेसिमल वैल्यू दैट कैन बी रिप्रेजेंट इन टू 0 to 15 तक। तो 4 बिट के अंदर जो वैल्यू आ सकती है वो 0 to 15 तक आ सकती है। बट द रेंज ऑफ हेडर लेंथ इज 20 to 60। सो टू रिप्रेजेंट द हेडर लेंथ वी यूज ए स्केलिंग फैक्टर ऑफ 4। तो इसके अंदर जो रिप्रेजेंट हेडर्स की लेंथ का यूज करने के लिए जो स्केलिंग फैक्टर्स होगा वो कितना होगा, 4 होगा। इन जनरल हेडर लेंथ फील्ड वैल्यू इनटू 4 बाइट। तो इसको क्या करोगे, हेडर लेंथ के अंदर जो हेडर लेंथ फील्ड वैल्यू होगी मल्टीप्लाइड बाई 4 होगी। इसको हम कैसे डिसाइड करेंगे, इफ़ द हेडर लेंथ फील्ड कंटेंट डेसिमल वैल्यू, यदि आपकी वैल्यू 5 है तो उसका 5 का जो मान होता है बाइनरी 0 1 0 होता है, तो हेडर की लेंथ 5 × 4 20 बाइट्स होगी। यदि आपकी वैल्यू है 10 तो हेडर की लेंथ हो जाएगी 10 × 4 बिट्स की होती है, तो 40 बाइट्स का होगी। यदि वैल्यू है 15 तो हेडर की लेंथ हो जाएगी 15 × 4 60 बाइट्स। तो इस तरीके से आप हेडर की लेंथ का पता लगा सकते हो। हेडर फील्ड की वैल्यू होगी, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको हेडर की लेंथ पता लग जाएगी। टाइप ऑफ सर्विस क्या होता है, इसको हम पढ़ते हैं। टाइप ऑफ सर्विस इज 8 बिट फील्ड दैट यूज फॉर क्वालिटी ऑफ सर्विस। तो टाइप ऑफ सर्विस का जो 8 बिट की जो फील्ड होती है वो किसके लिए यूज़ की जाती है, क्वालिटी ऑफ सर्विस के लिए यूज़ की जाती है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो 8 बिट की फील्ड यूज़ की जाती है वो किसके लिए, क्वालिटी ऑफ सर्विस के लिए यूज़ की जाती है। द डेटाग्राम इज मार्क्ड फॉर गिविंग ए सर्टेन ट्रीटमेंट यूजिंग दिस फील्ड। तो इसके अंदर जो डेटाग्राम यूज होगा सर्टेन ट्रीटमेंट फील्ड के तहत।
जैसे इसको हम इससे समझने की कोशिश करें, ये 8 बिट की फील्ड हो गई। तो इसके अंदर आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 बिट की फील्ड के अलग अलग क्वालिटी ऑफ सर्विस इसके अंदर यूज की गई। सबसे फर्स्ट वाला रिजर्व्ड के लिए यूज़ होता है, सेकंड वाला कॉस्टली के लिए यूज़ होता है, थर्ड वाला रिलायबिलिटीज़ के लिए यूज़ होता है, फोर्थ वाला थ्रूपुट के लिए यूज़ होता है, फिफ्थ वाला डिले के लिए यूज़ होता है और लास्ट के बचे हुए 3 प्रेसिडेंट प्रायोरिटीज़ के लिए यूज़ होते हैं। तो ये क्वालिटी ऑफ सर्विस बताती है कि ये 8 बिट फील्ड के अंदर कि क्या उसकी रिलायबिलिटी होगी, थ्रूपुट क्या होगा, कॉस्ट क्या होगी, डिले क्या होगा, इस सब की डिटेल्स उसके अंदर पुटअप की जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जो QoS होता है, टाइप ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विस, टाइप ऑफ सर्विस कितने बिट की फील्ड होती है, 8 बिट की फील्ड होती है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है टोटल लेंथ। टोटल लेंथ 16 बिट की फील्ड है। टोटल लेंथ इज 16 bit field that contain the total length of the datagram in bytes। तो इसके अंदर जो टोटल लेंथ होगी वो डेटाग्राम के रिगार्डिंग इसकी जानकारी रखेगा इसके अंदर। तो टोटल लेंथ के अंदर कौन कौन सी लेंथ आ गई, जैसे हेडर लेंथ हमने फाइंड आउट की और उसके साथ में पेलोड लेंथ को भी हम ऐड कर दें तो टोटल लेंथ की जानकारी इसके अंदर रहेगी। तो ये जो 16 बिट की फील्ड होती है तो इसके अंदर हेडर लेंथ प्लस पेलोड लेंथ दोनों की जानकारी सेव रहती है इसके अंदर डेटाग्राम में। मिनिमम टोटल लेंथ ऑफ डेटाग्राम 20 बाइट्स जो इसका हेडर साइज होती है, क्योंकि डेटा पैकेट को आप 0 बिट का कर दिया तो मिनिमम जो लेंथ हो जाएगी इसकी कितनी हो जाएगी, 20 बाइट्स जो हेडर लेंथ होती है मिनिमम वो हो जाएगी। और मैक्सिमम टोटल लेंथ ऑफ डेटाग्राम हो जाएगी मैक्स वैल्यू ऑफ 16 बिट्स। तो मैक्स 16 बिट्स की हो गई 2 की पावर 16 करोगे तो कितना आ जाएगा, 65,535 बाइट्स। तो आपको पता होना चाहिए कि जो टोटल लेंथ होती है वो कितनी है, मैक्सिमम कितनी होती है, 65,535 बाइट की होती है। और इसके अंदर क्या क्या होती है, टोटल लेंथ में हेडर की लेंथ होती है और पेलोड जो डाटा वो लेके जा रहा है पूरा उसका प्लस उसके हेडर की जो साइज़ है उन दोनों को जोड़ के टोटल लेंथ बनती है। नेक्स्ट फील्ड की हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशंस। आइडेंटिफिकेशन से 16 बिट फील्ड, तो आइडेंटिफिकेशन से वो क्या है, 16 बिट की फील्ड है। इट इज़ यूज फॉर आइडेंटिफिकेशंस फॉर द फ्रेगमेंटेशंस ऑफ एन ओरिजिनल IP डेटाग्राम्स। और ये किसके लिए यूज़ होती है, आइडेंटिफिकेशंस फील्ड 16 बिट की फील्ड होती है। सबसे फर्स्ट तो आपको ये ध्यान में रखना है। और ये आइडेंटिफिकेशंस की जो फील्ड होती है फ्रेगमेंटेशंस ऑफ ओरिजिनल IP डेटाग्राम्स के लिए यूज होती है। व्हेन एन IP डेटाग्राम इज़ फ्रेगमेंटेड, जब IP डेटाग्राम को फ्रेगमेंट किया जाता है तो ईच फ्रेगमेंटेड डेटाग्राम इज असाइन फॉर द आइडेंटिफिकेशन नंबर। जब डेटाग्राम को फ्रेगमेंटेड किया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, तो उसके लिए आइडेंटिफिकेशन नंबर की जो जानकारी होती है वो आइडेंटिफिकेशन पार्ट के अंदर सेव होती है। तो आपको ध्यान में रखना होता है कि आइडेंटिफिकेशन की फील्ड की साइज़ पहले 16 बिट होती है और ये जो फ्रेगमेंटेड डेटाग्राम्स आते हैं उसकी ओरिजिनल IP डेटाग्राम्स के अंदर सेव रखता है। दिस नंबर इज़ यूजफुल ड्यूरिंग द रिजेंबल ऑफ फ्रेगमेंटेड डेटाग्राम। जैसे डेटा छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर आया और वो वापस आगे जाके जुड़ेगा तो उसका जो प्रोसेस बोलते हैं उसको हम बोलते हैं रिजेंबलिंग। और डेटा छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर टूटता है उसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेड। तो आइडेंटिफिकेशन यही काम करता है, उसको जोड़ने तोड़ने की जो जानकारी होती है वो उसको रखता है।
It help to identify of which IP datagrams the fragment datagrams belongs to. तो ये किस में हेल्प करे? ये हेल्प करेगा हमारी जो आईपी का डेटाग्राम में फ्रेगमेंटेड डेटाग्राम्स इससे बिलोंग करते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये आइडेंटिफिकेशंस की फील्ड थी। नेक्स्ट फील्ड है अपने पास में फ्लैग्स। तो फ्लैग हमारे पास में 3 तरीके के फ्लैग होते हैं, ओ, डीएफ और एमएफ। पहला ओ फ्लैग्स होता है रिजर्व्ड, जो पहले से रिजर्व्ड होते हैं उनके लिए वो फील्ड यूज़ करते हैं। डीएफ फ्लैग यूज़ करते हैं डू नॉट फ्रेगमेंटेड के लिए, और एमएफ यूज़ करते हैं मोर फ्रेगमेंटेड के लिए। यदि कोई रिजर्व्ड है तो वो ओ फ्लैग यूज़ करेगा, और जो कोई फ्रेगमेंट नहीं है तो वो डीएफ यूज़ करेगा, और जो फ्रेगमेंटेड है वो एमएफ यूज़ करेगा। एमएफ बिट क्या करती है? एमएफ बिट स्टैंड फॉर मोर फ्रेगमेंटेड बिट। द वैल्यू में भी 0 और 1 हो सकती है इसकी। व्हेन एमएफ बिट इज सेट टू 0 it indicate to the receiver that the current datagram is either the lost fragment in the set or it is only the fragment. जो एमएफ बिट होगी सेट की, ये इंडिकेट करेगी जो रिसीवर्स होगा जो करंट डेटाग्राम्स का आइदर या तो लॉस्ट कर जाएगा फ्रेगमेंट या ओनली फ्रेगमेंट होगा। सबसे फर्स्ट तो इसकी वैल्यू 0 और 1 कुछ भी हो सकती है। यदि एमएफ बिट 0 सेट है तो ये रिसीवर को इंडिकेट कर देगी करंट जो डेटाग्राम्स आइदर यह लास्ट फ्रेगमेंटेड इन द सेट और इट इज़ ओनली फ्रेगमेंटेड, कि वह ओनली वही फ्रेगमेंटेड हुआ। व्हेन एमएफ मोर फ्रेगमेंटेड बिट set to 1 it indicate to the receiver that the current datagram is fragmented of some larger datagram। तो ये क्या कह रहा है कि यदि वैल्यू 0 आ रही है मोर फ्रेगमेंटेड के अंदर तो ये कह रहा है कि वो ओनली फ्रेगमेंटेड आ रहा है, और यदि 1 आ रही है तो वो कह रहा है कि वो मोर लार्जर पार्ट्स है वो टूट के पार्ट्स के अंदर आ रहा है। MF bit is set to 1 on all fragmented except the last one। तो ये कह रहा है कि जो ज़्यादातर 1 ही सेट रहता है सिर्फ लास्ट पैकेट को छोड़कर। लास्ट फ्रेगमेंट होता तो उसके अंदर वो सिंगल पैकेट के अंदर सेंड किया जाता तब उसकी वैल्यू 0 जाएगी, और बाकी वो छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर टूट के डेटा आ रहा है उसके अंदर। नेक्स्ट पार्ट है इसका फ्रेगमेंट ऑफसेट। फ्रेगमेंट ऑफसेट इज 13 बिट फील्ड। जो फ्रेगमेंट ऑफसेट है वो 13 बिट की फील्ड है। इट इंडिकेट द पोजिशंस ऑफ फ्रेगमेंटेड डेटाग्राम इन द ओरिजिनल अनफ्रेगमेंटेड आईपी डेटाग्राम्स। और ये क्या इंडिकेट करती है कि जो पोजीशंस है फ्रेगमेंटेड डेटाग्राम्स की ओरिजिनल अनफ्रेगमेंटेड आईपी डेटाग्राम्स के अंदर, ये पोजीशंस को इंडिकेट कर दिए फ्रेगमेंटेड डेटाग्राम्स के अंदर जो ओरिजिनल अनफ्रेगमेंटेड आईपी डेटाग्राम्स होते हैं। द फर्स्ट फ्रेगमेंटेड डेटाग्राम हैज़ ए फ्रेगमेंट ऑफसेट ऑफ 0। तो इसके अंदर जो फर्स्ट फ्रेगमेंटेड डेटाग्राम्स होगा उसका ऑफसेट क्या कर देगा
जीरो शो करेगा। फ्रेगमेंट ऑफसेट फॉर द गिवन फ्रेगमेंटेड डेटाग्राम्स, नंबर ऑफ डेटा बाइट्स ए हेड ऑफ इट इन द ओरिजिनल अनफ्रेगमेंटेड डेटाग्राम्स। जो फ्रेगमेंट ऑफसेट होगा जो गिवन फ्रेगमेंट डेटाग्राम्स, वो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ डेटा बाइट्स ए हेड ऑफ इट्स द ओरिजिनल अनफ्रेगमेंटेड डेटाग्राम्स होगा। वी यूज ए स्केलिंग फैक्टर ऑफ 8 फॉर द फ्रेगमेंट ऑफसेट। इसके अंदर हम क्या यूज़ करेंगे, स्केलिंग फैक्टर्स यूज़ करेंगे 8 फॉर फ्रेगमेंट ऑफसेट के अंदर। फ्रेगमेंट ऑफसेट फील्ड वैल्यू इक्वल टू हो जाएगी फ्रेगमेंट ऑफसेट 8 डिवाइडेड बाई 8। जो फ्रेगमेंट ऑफसेट फील्ड की वैल्यू इक्वल टू हो जाएगी फ्रेगमेंट ऑफसेट डिवाइडेड बाई 8 की। टाइम टू लीव के अंदर TTL के अंदर हम पता करते हैं कि जो नेक्स्ट है वो क्या चीज़ होती है। जो फ्रेगमेंट ऑफसेट होती है तो उसको क्या करेंगे, जो फ्रेगमेंट ऑफसेट फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपको 8 से डिवाइड करनी पड़ेगी। जो स्केलिंग फैक्टर्स होता है वो इसका 8 होता है। इसके बाद में नेक्स्ट फील्ड होती है टाइम टू लीव। टाइम टू लीव TTL इज़ ए 8 बिट फील्ड। जो टाइम टू लाइव होता है TTL होता है वो 8 बिट की फील्ड होती है। It indicates the maximum number of hops a datagram can take to reach the destination। और ये इंडिकेट करती है मैक्सिमम नंबर ऑफ होप्स को। मैक्सिमम नंबर ऑफ होप्स को डेटाग्राम्स के अंदर क्या करती है, इंडिकेट करती है। क्या चेक करने के लिए, टेक टू रीच द डेस्टिनेशन तक। जो डेस्टिनेशंस होगी उस तक रीच करने के लिए इसको यूज़ करेगी। द मेन पर्पज़ ऑफ TTL इज़ प्रिवेंट द IP डेटाग्राम्स फ्रॉम लूपिंग अराउंड फॉर एवर इन द राउटिंग लूप्स। तो जो मेन पर्पज़ क्या होगा TTL का, प्रिवेंट करना होगा IP डेटाग्राम्स को, किससे, लूपिंग अराउंड फॉर एवर राउटिंग लूप से। तो आपको ध्यान में रखना किसका जो मेन पर्पज़ होगा TTLs का, टाइम टू लीव का, वो प्रिवेंट करना होगा IP डेटाग्राम्स को, किससे, लूपिंग अराउंड फॉर एवर राउटिंग लूप से। द वैल्यू ऑफ TTL इज डिस्क्रिमिनेट बाई 1 व्हेन डेटाग्राम। तो जो TTL की वैल्यू होगी डिक्रिमिनेटेड होगी 1 से व्हेन, जब डेटाग्राम को टेक ए होप टू एनी इंटरमीडिएट डिवाइसेज हैविंग नेटवर्क लार्जेस्ट। तो टाइम टू लाइव की वैल्यू 1 होगी जब उसको होप होगी एनी इंटरमीडिएट डिवाइस हैव टू नेटवर्क लेयर्स के बीच में होगा। डेटाग्राम टेक ए होप टू द destination if the value of the TTL become 0 before reaching the destination। और डेटाग्राम टेक ए होप डेस्टिनेशन when the value TTL become 0 बन जाएगी जब रीचिंग डेस्टिनेशन। द डेटाग्राम इज डिस्कार्डेड, और तब डेटाग्राम को क्या कर देगा, वो डिस्कार्ड कर देगा। इफ़ द वैल्यू ऑफ TTL become 0 at the destination the डेटाग्राम इज एक्सेप्टेड। यदि उसकी वैल्यू उसके बाद में TTL बिकम 0 बिफोर रीचिंग द डेस्टिनेशन, वो 0 रहती है, और जैसे ही उसकी TTL डेस्टिनेशन पे पहुंचता है और TTL 0 एट द डेस्टिनेशन होता है, और वो क्या करता है, डेटाग्राम को एक्सेप्ट कर लेता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रोटोकॉल की। Protocol is 8-bit field. It tells the network layer at the destination host to the
विच प्रोटोकॉल द IP डेटाग्राम बिलोंग टू। प्रोटोकॉल क्या है? 8 बिट की कोई फील्ड है और ये हमें बताती है कि जो नेटवर्क की लेयर्स होती हैं डेस्टिनेशन होस्ट के अंदर विच प्रोटोकॉल IP एड्रेस इससे बिलोंग करता है। इन अदर वर्ड इट टेल द नेक्स्ट लेवल प्रोटोकॉल टू द नेटवर्क लेयर एट द डेस्टिनेशन साइट। और ये हमें बताता है कि नेक्स्ट लेवल प्रोटोकॉल पर नेटवर्क लेयर की साइड में डेस्टिनेशन साइड में। प्रोटोकॉल नंबर ऑफ ICMP is 1, IGMP is 2, TCP is 6 and UDP is 17। तो प्रोटोकॉल के नंबर ICMP is 1 होगा, IGMP is 2 होगा और TCP is 6 होगा और UDP का नंबर कितना होगा इसमें 17 होगा। तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। प्रोटोकॉल 8 बिट फील्ड यूज करता है इसके अंदर। नेक्स्ट फील्ड आती है इसकी हेडर चेकसम। हेडर चेकसम इज 16 बिट फील्ड। जो हेडर चेकसम है वो कितने की 16 बिट की फील्ड है। इट कंटेन द चेकसम वैल्यू ऑफ द इंटायर हेडर्स। और ये क्या करता है? चेकसम क्या करता है? 16 बिट की फील्ड होती है और ये चेक करता है इंटायर हेडर्स को। द चेकसम वैल्यू इज यूज फॉर एरर चेकिंग ऑफ द हेडर्स। और जो चेकसम्स होता है उसको हम किसके लिए यूज करते हैं? जो एरर वगैरह होती है कि वो उसको हम चेक कर सकें इसके अंदर कि कोई जो डेटा आया है इसमें किसी तरह की कोई एरर वगैरह तो नहीं है। एट ईच होप द हेडर चेकसम इज कंपेयर्ड विद द वैल्यू ऑफ कंटेन इन दिस फील्ड। जो वैल्यू वगैरह हम भेजते हैं उन सबको वो चेक करता है। इफ द हेडर चेकसम इज फाउंड टू द मिसमैच देन डेटाग्राम इज डिस्कार्डेड। और किसी के अंदर यदि कोई मिसमैच पाया जाता है तो उसको डेटाग्राम को वो डिस्कार्ड कर देता है। राउटर अपडेट द चेकसम फील्ड वेन एवर इट may modify the datagram headers। The field that may be modified are TTL options, datagram length, header length and fragment options। और इसमें क्या कर देगा? राउटर अपडेट कर देगा चेकसम फील्ड को मॉडिफाई करने के लिए। डेटाग्राम जो हेडर्स होगा उसको मॉडिफाई करके जो TTLs का ऑप्शंस हो गए, डेटाग्राम लेंथ होगी, हेडर लेंथ होगी, सबको चेक करेगा। नेक्स्ट फील्ड आती है सोर्स IP एड्रेस। सोर्स IP एड्रेस इस 32 बिट की फील्ड होती है। इट कंटेन द लॉजिकल एड्रेस ऑफ द सेंडर ऑफ द डेटाग्राम। और जो सोर्स IP एड्रेस होती है उसके अंदर क्या होता है? लॉजिकल एड्रेस होता है सेंडर्स का जो डेटाग्राम सेंड कर रहा है। और ये 32 बिट की फील्ड होती है। डेस्टिनेशन IP एड्रेस भी सेम ही होता है। डेस्टिनेशन IP एड्रेस इस 32 बिट होता है। इट कंटेन द लॉजिकल एड्रेस ऑफ रिसीवर डेटाग्राम। तो ये वैसे दोनों सेम्स होती हैं। एक सेंडर्स के लिए यूज़ होती है, एक रिसीवर के लिए यूज़ होती है। उनकी दोनों की जानकारी होती है इसके अंदर। तो आप इनका फील्ड का लेंथ का ध्यान रखना। 32 बिट और इसके अंदर लॉजिकल एड्रेस होता है इनके रिगार्डिंग। नेक्स्ट पार्ट आता है ऑप्शंस। ऑप्शन इज ए फील्ड whose size वेरी फ्रॉम 0 बाइट टू 40 बाइट्स। जो ऑप्शंस होता है वो 0 बाइट से लेके 40 बाइट्स तक का होता है। दिस फील्ड इज यूज फॉर सर्वर पर्पज सच एज रिकॉर्ड राउट, सोर्स राउटिंग, पैडिंग। जो ऑप्शंस होते हैं वो वेरी करते हैं 0 बाइट से लेके 40 बाइट के बीच में। और ये फील्ड किसके लिए यूज़ होती है? रिकॉर्ड राउट के लिए यूज़ होती है, सोर्स राउटिंग के लिए यूज़ होती है, पैडिंग के लिए यूज़ होती है। फर्स्ट यूज पहले वाला हम पढ़ते हैं रिकॉर्ड राउट। ए रिकॉर्ड राउट ऑप्शन इज यूज टू रिकॉर्ड द IP एड्रेस। जो रिकॉर्ड राउट होगा A record route option is used to record the IP address of the routers through which the datagram passes on its way।
जो रिपोर्ट राउट ऑप्शंस होगा वो किसके लिए यूज होगा, आईपी एड्रेस ऑफ राउटर्स थ्रू विच ऑफ द डेटाग्राम्स पास। सेकेंड आता है सोर्स राउटिंग। ए सोर्स routing option is used to specify the route that is datagram must take to reach the destinations। रिकॉर्ड राउट क्या करता है, ऑप्शंस को रिकॉर्ड करता है जो आईपी एड्रेस टू राउट करता है थ्रू विच द डेटाग्राम पासेस ऑन इट्स वे। मतलब कि कौन कौन से डेटाग्राम से वो होके वे से होके जा रहा है। और सोर्स राउटिंग यूज़ करता है कि स्पेसिफाई रूट को डेटाग्राम मस्ट टू टेक द रीच द डेस्टिनेशन। और थर्ड होता है पैडिंग, एडिशनल ए ऑफ डमी डेटा टू फिल अप एन अनयूज्ड स्पेस इन द ट्रांसमिशंस अंटिल इट मेक इट कन्फर्म टू द स्टैंडर्ड साइज कॉल्ड एज पैडिंग। तो ऑप्शंस का पैडिंग वो पोर्शन कहलाता है जब कोई डेटाग्राम आप भेज रहे हो और वो खाली है, तो उसके साथ में आप क्या करोगे, अनयूज्ड स्पेस के अंदर डमी डेटा को भेज दोगे। और ट्रांसमिट अंटिल टू मेक इन द कन्फर्म टू द स्टैंडर्ड, ताकि वो इस तरीके से लगे कि आप कोई स्टैंडर्ड डेटा भेज रहे हो। तो इस तरीके की जो साइजिंग है क्या कहलाती है, वो पैडिंग कहलाती है। तो ये था आईपी वर्जन फोर्थ के रिगार्डिंग पूरा पोर्शंस। तो उसके छोटे छोटे पार्ट्स वगैरह क्या थे उसके रिगार्डिंग बताया हुआ था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन IPv वर्जन 6। ये 128 बिट की फ्रेम पे कार्य करता है। जो IPv वर्जन 4 था उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड यूज कर रखे हैं बहुत सारी फील्ड्स। और IPv वर्जन क्या होता है कि उसका मॉडिफाइड या लेटेस्ट हाल फिलहाल का वर्जन है, तो उसके अंदर काफ़ी अच्छी तकनीकी यूज हुई है और ये ज़्यादा मोर कॉम्प्लेक्स होने की बजाय इसमें ज़्यादा डेटा को ट्रांसमिट करने की पावर होती। तो आपको पहले तो ये ध्यान में रखना है कि IPv वर्जन 6 128 बिट फ्रेम पे काम करता है। तो टोटल पॉसिबल IP इज़ 2 की पावर 128। तो IPv वर्जन 4 के अंदर जो टोटल IP होती हैं, जैसे 32 बिट फ्रेम पे काम करता है तो 2 की पावर 32। और इसकी जो IP वर्जन्स बन जाएंगे 2 की पावर 128, जो जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। इसे 1995 में इन्वेंट किया गया था और 99 के अंदर इसे डिप्लॉय किया गया था। जो IPv वर्जन 6 है उसको 1995 के अंदर इन्वेंट किया गया था। और अभी जो आप अपने डिवाइस वगैरह होते हैं उसके अंदर जो कनेक्टिविटी देखोगे तो वो IPv वर्जन 6 की मिलेगी आपको। जैसे 5G वगैरह होती है, ये सब के सब उसी पे ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि इसकी जो वाइड है रेंज बहुत ज़्यादा है। इसे नेक्स्ट जनरेशन इंटरनेट प्रोटोकॉल भी कहा जाता है, क्योंकि फ़िलहाल इससे आगे कोई वर्जन नहीं है और यही ज़्यादा मोर यूजेबल्स है, क्योंकि इससे जो डेटा ट्रांसमिट होता है वो भी शानदार है और इसमें जो फ्रिक्वेंसी वगैरह होती हैं वो भी ज़्यादा है। हेक्साडेसिमल कॉलन नोटेशन का यूज इसमें किया जाता है। जैसे आप IP एड्रेस सर्च करते हो अपने का, तो उसमें देखना यदि उसमें हेक्साडेसिमल्स यूज हो रहे हैं तो आपका जो IP है वो वर्जन 6 का है। अब हम समझते हैं इसका स्ट्रक्चर। जिस तरीके से IP वर्जन 4 का स्ट्रक्चर था, इसी तरीके से IP वर्जन 6 का कैसा स्ट्रक्चर है उसको हम देखते हैं। सबसे फर्स्ट वर्जन की जानकारी आ गई 4 बिट के अंदर। उसके बाद में प्रायोरिटी या ट्रैफिक क्लास होगा वो 8 बिट का होगा, फ्लो लेवल्स होगा वो 20 बिट का होगा, पेल लोड लेंथ होगा वो 16 बिट का होगा, नेक्स्ट हेडर की जानकारी 8 बिट की होगी, होप लिमिट होगी वो 8 बिट की, सोर्स एड्रेस 128 बिट का, डेस्टिनेशन एड्रेस 128 बिट का होगा, क्योंकि टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक की 128 बिट है और उसकी 32 बिट की, तो इसलिए वहाँ पे 32 बिट के थे सोर्स और डेस्टिनेशन। उसके बाद में एक्सटेंशंस का हेडर यूज किया जाएगा और फिर डेटा आ जाएगा इसके अंदर। अब हम पढ़ते हैं एक एक को डिटेल से। पहले वर्जन 4 की
वर्जन की जानकारी 4th बिट के अंदर इट शो द वर्जन द इंटरनेट प्रोटोकॉल इज यूज 0110, जैसे कि 4th बिट होता है वो ये बताता है कि कौन सा वर्जन यूज हो रहा है, क्योंकि 6 होता है वो इससे डिसाइड हो जाता है। ये 110 की वैल्यू कितनी होती है, 6 होती है। ट्रैफिक क्लास 8 बिट होता है, ये क्या काम करता है, दिस इज एन 8 बिट फील्ड इन विच 8 बिट आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो ये क्या करेगा, जो 8 बिट होंगे उसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होगा। मोस्ट सिग्निफिकेंट 6 बिट इज यूज फॉर टाइप ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड फॉर द गिवन पैकेट। तो उसमें 8 बिट में से 6 बिट होंगे जो मोस्ट सिग्निफिकेंट होंगे। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट होते हैं, जैसे 8 बिट बनते हैं तो इधर वाले मोस्ट सिग्निफिकेंट होते हैं, तो पहले के 6 होंगे वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स होंगे। 6 बिट किसके लिए यूज होंगे, टाइप ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड द गिवन पैकेट, तो किस तरीके की टाइप ऑफ सर्विस उसमें प्रोवाइड की जा रही है उसके रिगार्डिंग वो इसमें जानकारी बताएंगे। द लिस्ट सिग्निफिकेंट 2 बिट इज यूज फॉर द एक्सप्लिसिट कंजेशंस नोटिफिकेशंस ECN के लिए, और जो लास्ट के 2 लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट बच गए उसके अंदर क्या जानकारी होगी, एक्सप्लिसिट कंजेशंस नोटिफिकेशंस की जानकारी उसके अंदर होगी। तो आपको ध्यान में रखना ट्रैफिक क्लास की जानकारी इसमें जाएगी। नेक्स्ट फील्ड आती है फ्लो लेवल्स, जिसकी कितने की होती है, 20 बिट्स 20 बाइट्स की होती है। मेंटेन द सीक्वेंस फ्लो ऑफ पैकेट्स, जो फ्लो लेवल्स होता है वो क्या करता है, मेंटेन करता है सीक्वेंशियल फ्लो ऑफ पैकेट्स को। दिस फील्ड इज आल्सो हेल्पफुल इन द अवॉइडिंग द रिकॉर्डिंग ऑफ पैकेट्स, और ये किस में हमारी मदद करता है, जो फील्ड होती है उसको हेल्प करता है अवॉइड करने में और रिकॉर्ड ऑफ पैकेट, और जो रिकॉर्डिंग करने में पैकेट्स की। इट इज़ जनरली यूज फॉर रियल एंड स्ट्रीमिंग मीडिया, जैसे रियल और जैसे लाइव डेटा वगैरह होते हैं तो उसके अंदर फ्लो लेवल्स वगैरह का ज़्यादा इस फील्ड का ज़्यादा काम आता है। जैसे रियल और स्ट्रीमिंग मीडिया के लिए ये ज़्यादा काम आती है, तो अवॉइड और रिकॉर्डिंग करने के रिगार्डिंग ये फ्लो लेवल्स काम आता है। नेक्स्ट फील्ड है पेलोड लेंथ, कितने बिट की होती है, 16 बिट की। हाउ मच इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द पेलोड ऑफ ए पर्टिकुलर पैकेट टू टेल द रिकॉर्डर्स, और इसके अंदर क्या होता है कि पेलोड लेंथ हमें ये बताती है कि कितनी इंफॉर्मेशन पेलोड की है, उसको स्टोर करेगा इंफॉर्मेशंस को, इसमें पर्टिकुलर पैकेट में टेल करके हमें बताएगा। नेक्स्ट हेडर कितने होता है, 8 बिट का। दिस फील्ड इज यूज टू रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ एक्सटेंशंस हेडर, या इफ द एक्सटेंशंस हेडर इज नॉट प्रेजेंट देन इट शो द अपर लेयर ऑफ PDU। नेक्स्ट फील्ड होती है होप लिमिट, 8 बिट की। होप लिमिट फील्ड स्टॉप द हेडर फ्रॉम गोइंग इनटू द इनफाइनाइट लूप, तो ये इनफाइनाइट लूप के अंदर जाने से बचाती है जो हेडर्स का लूप फील्ड होती है इन द नेटवर्क के अंदर। इट वर्क इन द सेम एज द TTLs, जो IP वर्जन के अंदर टाइम टू लाइव होता है, TTL होता है, उसी की तरह ये काम करती हैं। व्हेन इट पासेज ए होप या राउटर इट वैल्यू इज डिकमिनेटेड बाई 1 और ये क्या करता है, होप या राउटर्स होता है उसके अंदर डिकमिनेट कर देता है वैल्यू को 1 से। द पैकेट इज डिस्कार्डेड व्हेन इट रीच टू 0, और ये क्या करता है कि जब 0 पे पहुंचता है तो पैकेट को डिस्कार्ड कर देता है होप लिमिट। एक्सटेंशन हेडर, द नेक्स्ट हेडर फील्ड ऑफ IP वर्जन 6 fixed header point to the first extension header and this first extension header point to the second extension headers and so on। एक्सटेंशन हेडर्स क्या करते हैं, जो IP वर्जन 6 होता है फिक्स हेडर पॉइंट के अंदर,
तो फर्स्ट एक्सटेंशन एड्रेस फील्ड एक्सटेंशन एड्रेस पॉइंट के अंदर से करता है और इसको यूज करता है। एक्सटेंशन हेडर और डिस्क्रिप्शन को हम पढ़ेंगे। होप बाई होप ऑप्शंस एग्जामिन बाई ऑल द डिवाइसेस ऑन द पाथ विथ राउटिंग डेस्टिनेशंस ऑप्शंस एक्सप्लेन बाय द डेस्टिनेशंस ऑफ पैकेट। एक साइड में एक्सटेंशन हेडर और उसका डिस्क्रिप्शन बता दी कि मतलब कि होप टू होप ऑप्शन होता है वो किसके लिए यूज़ होता है और डेस्टिनेशन होप किसके लिए यूज़ होता है। राउटिंग हेडर्स होगा तो वो क्या काम करेगा, मेथड टू टेक द राउटिंग डिसीजंस का काम करेगा। फ्रेगमेंटेशन हेडर होगा कंटेन पैरामीटर्स ऑफ फ्रेगमेंटेड डेटाग्राम डन बाय द सोर्स का काम करेगा। ऑथेंटिकेशन हेडर्स होगा वेरीफाई करेगा ऑथेंटिसिटी को। इनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड्स होगा कैरीज करेगा इनक्रिप्टेड डेटा को। अब दोनों के अंदर क्या अंतर होता है कि आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 क्या डिफरेंस होगा। आईपी वर्जन 4 होगा उसके 32 बिट एड्रेस लेंथ होता है, पहला अंतर तो यही होता है। और आईपी वर्जन 128 बिट एड्रेस लेंथ होती है। सेकेंड डिफरेंस होगा इट सपोर्ट मैनुअल एंड डीएचपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशंस। इट सपोर्ट ऑटो एंड रीनंबरिंग एड्रेस कॉन्फ़िगरेशंस। जो वर्जन 4 होगा किसको सपोर्ट करेगा, मैनुअल एंड डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशंस प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगरेशंस को सपोर्ट करेगा। और आईपी वर्जन 6 किसको सपोर्ट करेगा, ऑटो एंड रीनंबरिंग एड्रेस कॉन्फ़िगरेशंस को। इन आईपी वर्जन 4 एंड टू एंड कनेक्शंस इंटीग्रेटिंग इन द अनअचीवेबल्स होगा। और आईपी वर्जन 6 के अंदर एंड टू एंड कनेक्शन इंटीग्रिटीज अचीवेबल्स होगा। तो आपको ये ध्यान में रखना, आईपी वर्जन 4 के अंदर होगा कनेक्शन इंटीग्रिटी अनअचीवेबल्स होगा। और आईपी वर्जन 6 के अंदर एंड टू एंड कनेक्शन इंटीग्रिटी अचीवेबल्स होगा। फोर्थ जो डिफरेंस होगा, सिक्योरिटी फीचर्स इज डिपेंडेंट ऑन द एप्लीकेशंस एड्रेस रिप्रेजेंट ऑफ द आईपी वर्जन 4 इन द डेसिमल्स। IP6 in the inbuilt securities features the IP version 6 protocols address represent of IP version 6 in the hexadecimals. Next होगा fragmentations performed by the sender and forwarding routes. और IP version 6 में fragmentation is performed only by the senders के द्वारा परफॉर्म किए जाएंगे। IP वर्जन 4 सपोर्ट VLSN वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क को सपोर्ट करता है, जबकि IP वर्जन 6 डज नॉट सपोर्ट VLSN। IP वर्जन इस 4 इस तरीके से लिखा जाता है और IP वर्जन 6 इस तरीके के से आपको दिखाई देगा। IP वर्जन 4 पैकेट फ्लो आइडेंटिफिकेशन इज नॉट अवेलेबल। IP version 6 flow identifications are available and uses the flow level field in the headers। तो उसके अंदर 4 के अंदर नहीं होता है फ्लो आइडेंटिफिकेशंस और 6 के अंदर होता है। IP version 4 checksum field is available, IP version 6 checksum field is not available। 4 में checksum होता है लेकिन 6 के अंदर checksum नहीं होता। It has broadcast message ट्रांसमिशन स्कीम लेकिन IP6 मल्टी कास्ट एंड एनी कास्ट मैसेज ट्रांसमिशन स्कीम इज़ अवेलेबल। और उसके अंदर मल्टी कास्ट और एनी कास्ट मैसेज ट्रांसमिशन अवेलेबल होते हैं। तो ये इनमें बेसिक डिफरेंस थे। और भी देखें तो IP वर्जन 4 इंक्रिप्शंस एंड ऑथेंटिकेशंस फैसिलिटीज़ नॉट प्रोवाइडेड। तो क्या करेगा, जो IP4 होता है इंक्रिप्शन और ऑथेंटिकेशंस नहीं प्रोवाइड कराता, लेकिन IP वर्जन 6 इंक्रिप्शंस एंड ऑथेंटिकेशंस प्रोवाइड कराता है। तो इसीलिए ये ज़्यादा यूजेबल्स होता है, क्योंकि डेटा को इनक्रिप्ट करना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम। IP वर्जन 4 हैडर ऑफ 20 से 60 बाइट, IP वर्जन हैडर ऑफ 40 बाइट फिक्स। यहाँ पे वेरी करता रहता है, लेकिन यहाँ पे 40 बाइट का फिक्स्ड होता है, कोई चेंजमेंट नहीं होता है। IP वर्जन 4 कैन बी कन्वर्टेड टू IPv6। जो वर्जन 4 होता है उसको 6 में कन्वर्ट किया जा सकता है। नॉट ऑल
IP वर्जन 6 कैन बी कन्वर्ट टू IPv4 लेकिन वर्जन 6 को 4th में कन्वर्ट करना काफ़ी मुश्किल है। IP वर्जन 4 कंसिस्ट ऑफ 4th फील्ड विच आर सेपरेटेड बाय द एड्रेस ऑफ डॉट। इसके अंदर जो फील्ड होती है वो डॉट से सेपरेट होती है और 4th फील्ड होती है। IP वर्जन 6 8 फील्ड और इसके अंदर 8 फील्ड होती हैं और उसको सेपरेट कॉलन के द्वारा किया जाता है। इसमें डॉट से सेपरेट किया जाता है, इसमें कॉलन से सेपरेट किया जाता है और ये 4th फील्ड होती हैं इसके अंदर और इसके अंदर 8 फील्ड होती हैं। IPv4 IP एड्रेस आर डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट क्लासेज में, 5 डिफरेंट क्लास में डिवाइड किए जाते हैं इनको क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई के अंदर। IPv6 डज नॉट हैव एनी क्लासेज ऑफ द IP एड्रेस और इसकी कोई क्लासेस नहीं होती, ये सेम होता है। इसके बाद में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे TCP रिट्रांसमिशंस। तो आज इस टॉपिक को हम आई थिंक ख़त्म ही कर देते हैं, 3 पेज और हैं और TCP छोटा सा टॉपिक है, इसको इसी के साथ में ऐड करके ख़त्म कर देते हैं। आफ्टर एस्टेब्लिशिंग द कनेक्शन सेंडर स्टार्ट ट्रांसमिटिंग TCP सेगमेंट टू द रिसीवर्स। TCP रिट्रांसमिशंस क्या होता है कि जो कनेक्शन स्टेब्लिश्ड होता है तो सेंडर क्या करता है, ट्रांसमिट करता है TCP सेगमेंट के थ्रू। जैसे TCP UD या आपने 2 सुने थे, तो इसी का काम करता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। A TCP segment sent by the sender may be lost on the way before reaching to the receiver। TCP सेगमेंट सेंड किया जाता है सेंडर्स के द्वारा, गेट ऑन लॉस्ट हो जाए तो रीट्रांसमिट किया जाता है। दिस कॉजेज द रिसीवर टू सेंड द एक्नॉलेजमेंट विद द सेम एक्नॉलेजमेंट टू द सेंडर्स। और एक्नॉलेजमेंट जैसे हम स्टॉप एंड वेट वाले IRQ वगैरह पढ़े थे, गो बैक एंड पढ़े थे, तो उसमें क्या करता है कि वो वापस एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है जिसको नहीं भेजा उसी को। एज ए रिजल्ट सेंडर रिट्रांसमिट द सेम सेगमेंट टू द रिसीवर और सेंडर रिट्रांसमिट करता है सेम सेगमेंट को ऑन द रिसीवर्स। दिस इज कॉल्ड एज TCP ट्रांसमिशन और ये क्या कहलाता है, TCP रिट्रांसमिशन कहलाता है। तो ये उसी तरीके से जैसे TCP का ट्रांसमिशन होता है, मतलब कि डेटा को दोबारा भेज रहा है तो वो रीट्रांसमिशन का प्रोसेस हो गया। TCP रीट्रांसमिशंस अकर व्हेन आइदर टाइम आउट या टाइम एक्सपायर्ड, क्योंकि आपने डेटा सेंड किया और वो टाइम पे नहीं मिला तो तब वो रीट्रांसमिट करेगा, या इट रिसीव द डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट, या उसने एक्नॉलेजमेंट 2 बार भेज दिए तो वो समझेगा कि ये डेटा उसके पास नहीं पहुंच रहा और वो उसको दोबारा से रीट्रांसमिट करेगा। रीट्रांसमिट आफ्टर द टाइम आउट ऑफ टाइमर एक्सपायरी। ईच टाइम सेंडर ट्रांसमिट ऑफ द TCP सेगमेंट टू द रिसीवर्स इट स्टार्ट ए टाइमर आउट टाइमर्स नाउ फ्लोइंग टू केस आर पॉसिबल्स। जब डेटा को हम ट्रांसमिट करने हैं रीट्रांसमिट तो 2 केस बनते हैं। केस फर्स्ट, सेंडर रिसीव एन एक्नॉलेजमेंट फॉर द सेंड। पहला केस हो कि जब सेंडर रिसीव करें एक्नॉलेजमेंट फॉर द सेंट सेगमेंट बिफोर द टाइमर गोज ऑफ। टाइमर ऑफ होने से पहले ही डेटा को सेंड कर दें। इन द केस सेंडर स्टॉप द टाइमर, और सेंडर क्या करेगा, टाइमर को स्टॉप कर देगा। सेकंड केस बनता कि सेंडर डज नॉट रिसीव एनी एक्नॉलेजमेंट फॉर द सेंट segment and the timer goes off. In this case sender assume that the sent segment is lost. Sender retransmit the same segment to the receiver and reset the timer, और टाइमर को क्या कर देगा, वापस रीसेट कर देगा। रीट्रांसमिशन आफ्टर रिसीविंग 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट। यदि उसको 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो जाएं तो उसके बाद में क्या होगा। Consider sender receive 3 duplicate acknowledgement for a TCP segment sent by it. The sender assume that the corresponding segment is lost. वो सेगमेंट ही लॉस्ट हो चुका, उसके बाद सेंडर रीट्रांसमिट आर द सेम सेगमेंट विदाउट वेटिंग और इट टाइम आउट ऑफ टाइमर टू एक्सपायर। और ये क्या करेगा, यदि 3 डुप्लीकेट उसको एक्नॉलेजमेंट मिल गए तो वो
टाइमर का वेट नहीं करेगा और तुरंत उसी पैकेट को सेंड कर देगा। दिस इज़ नाउन एज अर्ली रिट्रांसमिशन या फास्ट रिट्रांसमिट बोलते हैं। तो इसका कि उसने टाइमर का वेट नहीं किया और वो डेटा को तभी ही सेंड कर देगा। नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल्स। क्या होता है? एसटीपी बोलते हैं। अगर ग्राफ के सभी नोड्स कनेक्टेड हो रहे हैं तो ग्राफ से साइकिल को रिमूव कर दे और ऑप्टेन ट्री को हम स्पैनिंग ट्री कहते हैं। रेडंडेंट लिंक का यूज़ नेटवर्क की अवेलेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है। अगर एक नोड से दूसरी नोड पर जाने के लिए मल्टीपल पाथ होंगे तो डेटा किसी भी पाथ लिंक से ये ट्रांसमिट हो जाएगा। अब ये उसका बता रहा है कि जो डेटा हम उस ग्राफ के माध्यम से भेज रहे हैं, जो डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं। रिडंडेंट लिंक की वजह से आपका फ्रेम नेटवर्क में इनफाइनाइट टाइम के लिए एक लूप साइकिल के अंदर एंटर हो सकता है। जब तक कि कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा कुछ लिंक डाउन हो सकते हैं। STP इज़ द लेयर टू नेटवर्क प्रोटोकॉल इज यूज टू प्रिवेंट लूपिंग विद इन द नेटवर्क टोपोलॉजी। और स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल्स में लेयर 2 का जो नेटवर्क प्रोटोकॉल्स यूज़ होगा वो क्या है? प्रिवेंट करने के लिए, लूपिंग को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ होगा नेटवर्क टोपोलॉजी के अंदर। इफ़ द फ्लो ऑफ द ट्रैफिक इज़ नॉट केयरफुली मॉनिटर्ड एंड कंट्रोल द डेटा कैन बी कोट इन ए लूप। ये यदि आप डेटा को प्रिवेंट नहीं करोगे या केयरफुली मॉनिटर नहीं करोगे, कंट्रोल नहीं करोगे तो डेटा एक लूप के अंदर फंस जाएगा और वो उसी में घूमता रहेगा। STP monitor all the network links, identification, redundant connections and disable the parts that can be leading to the looping। तो डेटा को लूप में फंसने से बचाने के लिए स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल्स का यूज़ किया जाता है। रूट ब्रिज क्या होता है? रूट ब्रिज ऑफ द स्पैनिंग ट्री इज द ब्रिज विद द स्मॉलेस्ट लोएस्ट ब्रिज ID। तो रूट ब्रिज उसी स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल्स का पार्ट होता है। ईच ब्रिज हैज़ कॉन्फ़िगरेशंस, predictably numbers and the MAC address. The bridge ID is the connection concatenate of the bridge priorities and the MAC address. Next दे रखा है root port. The root port is the port that has the lowest cost path of the root bridge. Designated port क्या करता है? The designated port is the port that forward the traffic away from the root ब्रिज। अभी मैं पढ़ देता हूँ आपको, थोड़ा इसमें समझ में आया तो ठीक है, नहीं होना नॉर्मल सा होता है। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल्स के रिगार्डिंग आपको ये ध्यान में रखते हैं, जो लूपिंग्स होता है उससे डेटा को बचाने के लिए उसके छोटे छोटे पार्ट होते हैं। जेटिंग पोर्ट, ब्लॉकिंग पोर्ट्स। द ब्लॉकिंग पोर्ट इज़ द पोर्ट दैट इज़ रिसीव द फ्रेम्स बट इज़ नाइदर फॉरवर्ड नॉट सेंड द फ्रेम्स। इट सिंप्लीफाई ड्रॉप द रिसीव फ्रेम्स को ड्रॉप कर देता है। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल्स के स्टेप्स कौन कौन से होंगे? पहला होगा स्पैनिंग दिस प्रोटोकॉल सेलेक्ट वन स्विच रूट ब्रिज द रूट ब्रिज दैट सेंटर पॉइंट एज व्हेन द मैसेज इज सेंट देन इट ऑलवेज पासेज थ्रू द ब्रिज। इट सेलेक्ट द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम द स्विच टू द रूट ब्रिज। और ये क्या करेगा? उस रूट ब्रिज का यूज़ करेगा शॉर्टेड पाथ को सेलेक्ट करने के लिए। It block the link list that cause the looping and network and block the link all the maintained as backups. It can also activate the block links when the activate it falls. Therefore, we can say this is provide the fault tolerance in the networks. At 0.21d is the spinning tree protocol developed by the IEEE, which elects ओनली द रूट ब्रिज पर होल टोपोलॉजी। तो ये इसकी टोपोलॉजी स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल्स का। यहाँ पे ये टॉपिक इसलिए है क्योंकि STP ये बताता है कि जैसे कि कोई डेटा वगैरह होता है तो वो लूपिंग में फंसने से बचाने के लिए क्या उसमें वो यूज़ होता है, रूट ब्रिज का वो प्रयोग रहता है। उसके साथ ही वो उसमें छोटे छोटे पोर्शंस करता है, रूट पोर्ट का यूज़ करता है और उसका यूज़ करके उसको उसमें करता है। तो ये हमारा कम्युनिकेशन नेटवर्क का लास्ट पार्ट था। तो सभी को थैंक यू इसके रिगार्डिंग, और आप अच्छे तरीके से पढ़े इसको, बार बार रिवाइज करके। ये सिर्फ नोट्स हैं और ये सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट होता है,
जितनी बार आप इस चीज़ को रिवाइज करोगे तो आप इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें सीख पाओगे, क्योंकि कोई भी नोट्स वगैरह होते हैं तो आप उसको एक बार रीडिंग से कुछ चीज़ें आपको समझ में आती हैं, लेकिन आप उसको मल्टी टाइम उसको रिवाइज करते हो तो छोटी छोटी चीज़ें आपको समझ आना शुरू होती हैं। मैंने इसमें कुछ टॉपिक्स होते हैं वो स्पीड से पढ़े हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।